नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RSP टेक पे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं लाने वाला हूं हर हफ्ते आपके लिए 50 MCQ क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे। और उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों 50 MCQ क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, ये 50 MCQ मैं आपको हर हफ्ते देने वाला हूँ, जिसमें आपके साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चों की ये होता है कि उनकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कंप्लीट करी हुई है, लेकिन उनको क्या है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे और खुद से वो बना नहीं पाते। तो इसीलिए मैं लाया हूँ आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो मैं लाऊंगा दोस्तों हर हफ्ते। हफ्ते में एक बार आपको मिलेंगे और आपको वीडियो के साथ साथ हल करने हैं। उसके बाद में आपको अगर वो PDF में चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे मैं आपको हर हफ्ते वो एक PDF उपलब्ध करवाऊंगा। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। हम 50 MCQ। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यही अगर परीक्षा में आप देने बैठोगे तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको उनकी आदत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ उसके क्या है, क्वेश्चन भी करने जरूरी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आज से पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युतिक तारों में लगी हुई तार आग को बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा होता है? तो आपको दोस्तों सबसे पहले सूचना मैं ये बता दूं कि जो वैद्युतिक तारों में लगी आग है वहाँ जल का प्रयोग निषेध होता है, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा CTC, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त जो अग्निशामक यंत्र होता है वो वैद्युतिक तारों में लगी आग को बुझाया जा सकता है। वैसे देश सबसे बेस्ट जो अग्निशामक यंत्र होता है वो होता है हेलोन टाइप का। कौन सा? हेलोन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो क्वेश्चन के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों रहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक यंत्र। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं जो जल के हैं, जो कि दोनों ही गलत रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कृत्रिम श्वास की जो सर्वोत्तम विधि है उसके बारे में पूछा गया है इसमें, कि कृत्रिम श्वास को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो उसकी जो सबसे अच्छी विधि है वो इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि, और मैं किसी भी टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे एक क्लास में अपलोडेड है, उनमें जाकर आप देख सकते हो, मैंने उसमें अच्छे से बता रखा है। उसके अलावा हम बात करते हैं, तो सिल्वेस्टर विधि के बारे में मैंने बता रखा है, जो कि इसका उत्तर नहीं है। तो जो सबसे अच्छी विधि है उसी के बारे में डायरेक्ट मैं बात करता हूँ, तो जो कि है मुख से मुख विधि, यानी कि मुंह से मुंह में जो श्वास देने की विधि है वो सबसे अच्छी। जो श्वास की ये कृत्रिम श्वास की विधि है वो सबसे अच्छी कौन सी होती है? मुख से मुख विधि होती है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना रहता है? तो सब हो सकता है 2% कर दें, जो कि इसका सही उत्तर नहीं है। तो इसका जो उत्तर होता है दोस्तों वो रहेगा आपका 0.75 से 1% के बीच में। और इसमें समझने वाली कोई भी बात नहीं है, इसमें आपको याद रखने वाली बात है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। जिसमें समझने वाली बात होगी वो मैं आपको थोड़ी बहुत बता दूंगा। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व जो चीज़ें ध्यान में रखने वाली है उसके बारे में ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले, हाँ एक बात इस क्वेश्चन से मुझे याद आई कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन में आपको पहले, जैसे मान लो ये जैसे दिया हुआ है माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें। तो आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, हाथों को भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए, जो कि सही बात है। तो आपको ऐसे नहीं है पहले देखते ही ऑप्शन पे सीधा टिक कर दिया, नहीं, आपको चारों ऑप्शन में देखना है, कहीं ये तो नहीं चारों ही ऑप्शन उसमें सही दिए हुए हों। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में जो सही उत्तर है वो आपको चुनना होता है। क्लियर है? जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चे यही गलती करते हैं कि जो राइट आंसर होता है वो उसमें ए में भी दे देता है और बी और सी भी जबकि साथ में सही होते हैं। तो आपको ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है, यही चीज़ें देखने वाली होती है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका राइट आंसर चौथे का, कि माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। सही बात है।
माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए, जो भी, ये भी सही बात है। और माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब इसमें जो डी ऑप्शन दिया है उस पर आपको जाना है, तीनों ऑप्शन यानी कि तीनों कार्य कर लेने चाहिए, यानी कि इसका जो उत्तर है राइट वो रहने वाला डी, जबकि बातें तीनों ये ही सही है, लेकिन इसका उत्तर आपको क्या करना है, डी करना है, ताकि ये तीनों चीज़ें एक में ही आ जाए। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पे। चलिए इसको जूम कर लेते हैं हम। चलिए अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवें क्वेश्चन का ऐसा है कि निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, कि आपको क्वेश्चन के ऑप्शन पे जाना है, ना कि अपना दिमाग लगाना है। अपना दिमाग लगाना है लेकिन इन ऑप्शन पे लगाना है, ना कि डायरेक्ट आपको उत्तर दे देना है। डायरेक्ट उत्तर आपको देना है जहाँ आपको सीधा लाइन में क्वेश्चन पूछा है और वहाँ आपको जवाब लिखना हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसमें ऑप्शन की, कि सर्वोत्तम चालक निम्न में से दिया है ना, तो निम्न में से सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चीनी मिट्टी चालक है? नहीं है, अचालक है। रेजिन, रेजिन भी अचालक पदार्थ है। तो इनमें से जो सर्वोत्तम चालक होता है वो दोस्तों क्या है? ग्रेफाइट है। क्लियर है। इसके बाद हम क्या है, इसमें हमें उत्तर मिल गया, वरना हम करते इनमें से कोई नहीं। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की। तो ये पूछ रहा है क्या, परमाणु में निम्न कण पाए जाते हैं सॉरी। तो परमाणु में जो कण पाए जाते हैं, तो देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत है। तो आपको सभी को पता है कि 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, 2 ऑप्शन एक साथ आगे। तो दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो कि इसका क्या है, राइट आंसर है। बाकियों की मैं बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ना कि इसमें कुछ समझने वाला है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो 7/20 केबल का अर्थ है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, 7/20 का अर्थ क्या है इसमें। तो सबसे पहले इसके उत्तर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो उत्तर रहेगा वो है 20 SWJ के 7 तार। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो कि स्टैंडर्ड वायर होती है दोस्तों, यानी कि अनेक तारों से जो मिलकर ऐसे नहीं होती, गूंथ कर बनाई हुई होती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तार होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे मान लो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करें, तो इसमें 7 तार है और 20 SWG के। इसका मतलब क्या है, 7 तार 20 SWG के, इसका पूरे का 20 SWG होगा? जी नहीं। इसका मतलब है कि ये इसमें 7 तार रहेगी किसी भी तत्व की या पदार्थ की, सॉरी किसी मेटल की, किसी चालक की 7 तारें होंगी, और प्रत्येक तार का जो SWG नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 20 SWG। ये होता है दोस्तों इसका असली अर्थ। क्लियर दोस्तों। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसमें रियल में समझने वाली चीज़ क्या है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन है, वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त जो धातु है वो कौन सी होती है। तो वायर बाउंड रजिस्टर कौन सा होता है तो मैं आपको एक बार बता दूं, यू करके एक स्टैंड बना होता है, और उसके ऊपर ऐसे बेलनाकार किसी पदार्थ के, अचालक पदार्थ की छड़ होती है, जिसके ऊपर यूं करके प्रतिरोध लपेटा होता है, जिसे वायर बाउंड कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यानी कि तार कुंडली जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जो इस पे जो तार लपेटी है उसकी बात कर रहा है कि ये कौन सी होती है। तो ये दोस्तों इसमें कौन सी होती है, यूरेका। ठीक है। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, यहीं से पढ़ लेते हैं, और इसका जो ऑप्शन है वो हमें नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण ओम के नियम का के अनुसार सही नहीं है, यानी कि ओम के नियम का पालन नहीं करता, वो समीकरण कौन सी है। तो इस पे चलिए, इस पेज पे हम चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के ऑप्शन की, यानी कि ओम के नियम के अनुसार जो सही नहीं है उनकी बात करते हैं। तो ओम का नियम दोस्तों क्या होता है, V = IR होता है, जो कि इस पे उसी के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो I = V/R आता है क्या, तो इसको ओम के ट्राइंगल से हम समझते हैं। V, तो यूं करके ओम ट्राइंगल होता है दोस्तों। चलिए यहाँ हम बात करते हैं, ये हो गया V, यहाँ हो गया I और R। ठीक है दोस्तों। तो
ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, जो कि ऑप्शन में दिया है, जो कि सही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं V निकालना है तो V पे हाथ रख के हम देखते हैं कि आई आर होगा, V बराबर आई आर होगा, और I जब निकालेंगे तो I पे हाथ रख लेंगे और जो दिखेगा वो V बटे आर दिखेगा हमें। तो जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है I बराबर क्या होता है दोस्तों, V बटे आर, यानी कि ये दोनों तो सही है। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, आर बराबर क्या होता है, तो आर पे हाथ रखेंगे यहाँ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, जो कि यहाँ सही है। इसका मतलब हम चौथे पे ध्यान देंगे तो चौथा क्या दिया हुआ है दोस्तों, V बराबर आई बटे आर, जो कि क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा आपका, जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा आपका V बराबर आई बटे आर, जो कि ओम के नियम के अनुसार नहीं है। क्लियर दोस्तों। अब हम जल्दी से बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, यानी कि चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है, तो उसकी बात करें तो चालक का प्रतिरोध तब बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ती है, और ये बात कर रहे हैं हम ऑप्शन के हिसाब से। तो दूसरे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, उसकी लंबाई कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, यानी कि लंबाई भी बढ़ा दी जाए और कटाक्ष क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया जाए, नहीं। तो मैं इसकी डायरेक्ट शर्त ही बता देता हूँ क्या होता है, चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है, यानी या तो किसी चालक का प्रतिरोध तब बढ़ेगा जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, या उसका कटाक्ष क्षेत्रफल घटा दिया जाए, या लंबाई भी बढ़ा दी जाए और कटाक्ष क्षेत्रफल भी घटा दिया जाए, तो भी क्या है, प्रतिरोध बढ़ता है। उसके अलावा इसमें किसी घटक की बात नहीं की गई है, तो हम भी इसमें नहीं बात करेंगे। अब उसके बाद हम 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। तो लघु रूप परिपथ वियोजक जो कि शुद्ध हिंदी में दिया है, इसका मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। तो एमसीबी को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, एमसीबी को हिंदी में बोलते हैं लघु रूप परिपथ वियोजक। तो इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, तो सॉरी, तो इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है भवनों के प्रत्येक कक्ष में, इसका क्या है, राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की, कि बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को में संयोजित किया जाता है, यानी कि एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को किस में जोड़ा जाता है, तो दोस्तों सेल को जोड़ा जाता है समांतर में। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा समझा देता हूँ चीज़ों को। तो दोस्तों आपको पता है कि श्रेणी में क्या है, धारा समान रहती है, लेकिन समांतर में क्या होगा, जितनी धाराएं होगी वो जुड़ जाएगी आपस में, I1 + I2 हो जाएगी। तो इसलिए जब भी धारा की बात कर देंगे हम सेल में या किसी में भी, तो धारा बढ़ेगी किस में, समांतर परिपथ में। क्लियर दोस्तों। तो इसमें इसका उत्तर कौन सा रहेगा, समांतर परिपथ में। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी बैटरी की क्षमता मापी जाती है। तो बैटरी की क्षमता दोस्तों किस में मापी जाती है, यहाँ आपको दिख रहा है ना, जो 12वां क्वेश्चन उसमें दिया भी है इसका उत्तर, कि एम्पियर क्षमता। तो एम्पियर क्षमता यानी कि बैटरी की जो क्षमता मापी जाती है वो किस में, एम्पियर में मापी जाती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं किलोवाट घंटा में, जो कि उत्तर नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 13वें की और ऑप्शन की, कि वाट में, नहीं वाट में तो किसका नापा जाता है, शक्ति को नापा जाता है। ठीक है, तो वाट भी इसका उत्तर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं एम्पियर में, तो एम्पियर में तो धारा होती है दोस्तों। तो अब 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या है, डी, यानी कि एम्पियर घंटा। AH में मापी जाती है दोस्तों इसकी क्षमता, किसकी, सेल की या बैटरी की। क्लियर दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कि ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो चैप्टर वाइज बनाए हैं, तो इसमें कुछ मैंने बीच बीच में से भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, बाकी आपको क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 14वां, जिसमें दिया है कि शुद्ध सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है। तो विध्रुवक का कार्य हमेशा दोस्तों क्या करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसका कि ऑप्शन दिया हुआ है डी। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं 15वें ऑप्शन की, 15वें क्वेश्चन की, कि 144 AH की बैटरी 8 एम्पियर की धारा कितने घंटे तक प्रदान करेगी। यानी कि इसमें दोस्तों आपको देखना है कि जो 144 क्या दिया है, AH, यानी कि एम्पियर और आवर, यानी एम्पियर घंटे। तो अब आपको एम्पियर में तो यहाँ दिया हुआ है, अब आपको क्या निकालने, घंटे निकालने। तो आपको इन दोनों का ये मल्टीप्लाई है, ये दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है, A × H का। तो आपको A यहाँ दिया हुआ है 8 का, तो अब आपको H निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो A × H दिया है उसको आप डिवाइड कर दो किससे, A से। तो A से A कट जाएगा, आपका H आ जाएगा ना। तो 144/8 करोगे आप, तो दोस्तों आपका आएगा 8 × 8 बचा कितना, 6, 4 और 8 × 8 हो गए 64, यानी कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो गया 18। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम 16वें की। तो निम्न में से कौन सा सेल प्राइमरी सेल नहीं है। तो आपको देखना है कि जो सेकेंडरी सेल कौन सा इनमें से, तो डेनियल सेल
आपको पता है प्राइमरी सेल है, लेक-लांची सेल आपको पता है प्राइमरी सेल है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन में लेड एसिड सेल, जो कि एक क्या है, सेकेंडरी या द्वितीयक सेल है, जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं हम 17वें क्वेश्चन की कि स्पेनर का निर्माण किस धातु से किया जाता है। तो ये सीधा रटा रटा है और सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों रहेगा कि वेनेडियम जो स्टील है उससे क्या बनाए जाते हैं, स्पेनर बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, वेनेडियम स्टील। क्लियर है। अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। तो वर्नियर कैलिपर का दोस्तों अल्पतमांक जो होता है वो होता है 0.02। क्लियर है। कितना होता है, 0.02 है, जो कि याद रखने वाली बात है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है कि वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, जो अल्पतमांक यानी कि मिनिमम जो मापने की क्षमता होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 0.02 mm। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। यानी कि छड़ चुंबक है एक, जिसमें N और S है, तो इसमें जो बाहर की ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है दोस्तों आप सभी को पता है, जो कि चलती है N से S, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका आंसर रहेगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, जिसका ए ऑप्शन में उत्तर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, वेबर होता है। फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर, जो कि ऑप्शन डी में है। सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 21वें की कि कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो सभी ऑप्शन इसमें देख लेना दोस्तों। कार्बन स्टील, जो कि स्थायी चुंबक बनाने में उपयोगी है, एल्निको भी है। और अब हम बात करते हैं बाकी की दो क्वेश्चन की। तो जो है एल्कोनेक्स, तो एल्कोनेक्स भी स्थायी चुंबक बनाने में उपयोगी होता है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो दोस्तों होगा उत्तर डी, यानी कि उपरोक्त सभी में कौन कौन से आ गए, कार्बन स्टील, एल्निको और एल्कोनेक्स, ये तीनों ही ऑप्शन इसके क्या रहने वाले, सही रहने वाले। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की, जो कि है चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्य करता है। यानी कि चुंबकीय परिपथ में जो वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोध का कार्य होता है वो चुंबकीय परिपथ में कौन करता है। तो उसका उत्तर दोस्तों रहेगा आपका रिलैक्टेंस। रिलैक्टेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रतिरोध होता है, जो कि चुंबकीय पदार्थों में जैसे वैद्युतिक परिपथ में क्या है, प्रतिरोध बाधा डालता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में क्या है, रिलैक्टेंस बाधा डालता है। क्लियर दोस्तों। इसकी बात हम करेंगे डिटेल से चैप्टर वाइज, वो आप उसमें अपलोडेड क्लास में देख सकते हो। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं हम 23वें नंबर क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये के यहाँ गलती से लग गया है, ये यहाँ काट देना है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो इनमें आपको पता होना चाहिए। लोहा लो चुंबकीय है। कांच, तो कांच दोस्तों क्या होता है, प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम यहाँ का राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। एल्युमिनियम कौन सा पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। क्लियर दोस्तों। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है दोस्तों। ये होता है पेरा, फेरो और डाया। तो जो फेरो होता है उसको तो बोलते हैं लो चुंबकीय, और पेरा को बोलते हैं अनुचुंबकीय, और डाया चुंबकीय यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं हम 24वें नंबर क्वेश्चन की कि 4 पिकोफैरेड मान के प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए जाए तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस को पूछा है, जबकि इसने क्या किया है, 4 पिकोफैरेड। ठीक है, 4 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड के 2 प्रतिरोध इसने किस क्रम में जोड़े हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो आपको मैं बता दूं कि सभी चीज़ें श्रेणी में जुड़कर बढ़ती है, लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा श्रेणी में जुड़कर घटता है। वो किस आधार पे होता है कि जो इसमें कैपेसिटेंस के जो श्रेणी क्रम संयोजन को हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा और परिपथों की भांति नहीं की जाती, वो उल्टी होती है। श्रेणी की तो समांतर की भांति होती है, समांतर वाली होती है श्रेणी की भांति। यानी कि समांतर में जोड़ोगे कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, और श्रेणी में जोड़ोगे तो वो समांतर के परिपथ के हिसाब से इसकी गणना करेंगे। तो इसमें दोनों सेम है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 पिकोफैरेड। क्लियर दोस्तों। किसी को नहीं समझ आया तो जब मैंने अभी प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन अभी समझाया है, तो जो श्रेणी में जब मैं समांतर पढ़ाऊंगा वो आप देख लेना, वही सेम रूल इस पे लगता है कि इसमें उल्टा हो जाता है सभी चीज़ें। क्लियर दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 की।
तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों कि एक साइन वेव ऐसी वोल्टता का अधिकतम मान यानी कि पीक वैल्यू वीपी यानी कि पीक वोल्टेज है कितनी 10 वोल्ट है। तो इसका आरएमएस मान क्या होगा? तो आरएमएस मान कितना होता है दोस्तों? हमेशा ही आरएमएस मान होता है 0.707 होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों किससे? 10 इंटू 0.707 से। क्लियर दोस्तों? तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 इंटू अधिकतम मान दिया है ना वीपी, तो वीपी अगर आपको 10 दिया है तो इसका जो आरएमएस या प्रभावी मान है वो दोस्तों कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 0.707, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में। यानी कि 10 को जब 0.707 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा? 7.070। क्लियर है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन रहेगा कौन सा? सी। इन सभी चीज़ों की हम दोस्तों डिटेल में बात करने वाले हैं, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप चैप्टर वाइज अगर जिसको भी कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो वो चैप्टर वाइज देखेगा तो उसका क्या है, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं तो उसका प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहिए। क्लियर दोस्तों? तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। तो एकल तंतु वाले विद्युतिक तापक की तापमान सीमा होती है, यानी कि एक ही हीटिंग एलिमेंट जिसमें लगा हो, ऐसे हीटिंग जो विद्युतिक तापक यंत्र होते हैं उनमें जो तापमान रहता है वो कितने से कितने डिग्री रहता है? तो उसका दोस्तों राइट आंसर होता है 750 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पैट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो दोस्तों इन पे ध्यान जरूर दीजिएगा और इनको याद रखिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की कि एक थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। यानी कि एक थर्मोस्टेट स्विच आप जानते हैं क्या होता है? जो ताप पर आधारित एक प्रकार का स्विच होता है। तो इसमें जो तापमान होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन पहला है कि केवल कुछ ओम या 0 ओम, जो कि राइट आंसर है इसका। किलो ओम, मेगा ओम या अनंत इसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्विच होता है, स्विच हमेशा किसमें? श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। बस इस क्वेश्चन में इतनी बात करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के संधारित्र का एक संयोजन खुल जाए तो क्या होगा? यानी कि छत का पंखा जिसको हम सीलिंग फैन बोलते हैं, उसका अगर कैपेसिटर खुल जाए, संधारित्र का मतलब क्या है यहाँ? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का एक संयोजन खुल जाए तो क्या होगा? यानी कि वो परिपथ से बाहर हो चुका है, तो पंखा किसी भी दिशा में घूर्णन कर सकेगा? जी नहीं। ये सब चीज़ें कंडीशन अप्लाई होती है दोस्तों। अब इसमें ऑप्शन आपको पढ़ना है, ऑप्शन पे ध्यान देना है। पंखा रुक जाएगा? नहीं। एक बार पंखे में संधारित्र का कार्य क्या होता है? पंखे को एक बार स्टार्ट कर देना, ना कि रोकना। हाँ, तो इसका अगर ये खुल जाएगा तो क्या होगा? पंखा रुक जाएगा? नहीं, पंखा एक बार रुक जाने के बाद चालू नहीं होगा। ये इसका उत्तर क्या आएगा? सही। और पंखे की घूर्णन गति को रेगुलेटर से चालू करने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहने वाला है। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य क्या है? ये आ गया ना ऑप्शन, नेक्स्ट ही पर्सन आ गया आपको। तो वैद्युतिक पंखे में जो संधारित्र हम लगाते हैं यानी कि कैपेसिटर लगाते हैं, उसका काम क्या होता है दोस्तों? तो मैं आपको डायरेक्ट ही उसका बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या है? घूर्णन गति बढ़ाना, जो कि इसका आंसर नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की कि पंखे में दोष पैदा होने से रोकना। जी नहीं, कैपेसिटर का कार्य मेंटेनेंस करना नहीं होता, फेज शिफ्ट करना, जो कि इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और गति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? रेगुलेटर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की कि गीजर की बाह्य तथा आंतरिक टंकियों के बीच भरा जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वो होता है ग्लास वूल, यानी कि कांच की रुई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, एक बार आपके आंखों के सामने से निकल गए तो आपको याद रह जाएंगे, और बाकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हर हफ्ते में आपको 50 जो क्वेश्चन कराऊंगा वो उनको इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। तो ये बात कर रहे हैं दोस्तों जनरेटर या मोटर से रिलेटेड। तो स्थिर चुंबकीय फ्लक्स एवं स्थिर चालक? नहीं। पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक? नहीं। गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक? जी नहीं।
इनके बीच में सापेक्ष गति होनी चाहिए, यानी कि एक स्थिर और दूसरा चलायमान या गतिशील होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं, या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स या गतिमान चालक, जो कि राइट आंसर है। इनमें से किसी एक को चलता रहना चाहिए और दूसरा स्थिर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ऑप्शन डी है सही होगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, कि कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाला जो अचालक पदार्थ है वो क्या होता है दोस्तों, अभ्रक होता है, जो कि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान दोस्तों कितना होता है, 1 ओम या उससे भी कम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है सही। अब बात करते हैं किसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग स्थापित करने का कारण। तो लैप बाइंडिंग क्यों स्थापित करते हैं, लैप बाइंडिंग हम करते हैं धारा अधिक प्राप्त करने के लिए। तो अधिक करंट व अधिक वोल्टेज गलत, कम करंट व कम वोल्टेज गलत, अधिक करंट व कम वोल्टेज सही है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लैप का कार्य क्या होता है दोस्तों, अधिक धारा के लिए लैप बाइंडिंग करते हैं, और अधिक वोल्टेज के लिए कौन सी करते हैं, वेव बाइंडिंग। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं किसी जनरेटर के ब्रशेज को वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है यदि ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप कब बढ़ता है, कि लोड करंट बढ़ जाए, प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए, लोड करंट घट जाए, प्रेरित वोल्टेज घट जाए। तो कब बढ़ेगा दोस्तों, जब इसका लोड करंट बढ़ जाए। क्लियर है दोस्तों? जब लोड करंट बढ़ेगा यानी कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का ही एक जो घटक होता है वो क्या होता है, ब्रशेज का वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के अंदर ही काउंट होता है। तो इसलिए जब करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, और इसी हिसाब से क्या बढ़ेगा, ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग होता है। तो जहाँ भी वोल्टेज आपको स्थिर चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो जनरेटर होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, शंट होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रशों को रखा जाता है। तो यानी कि ये बात करता है अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए ब्रशों को कहाँ रखा जाता है। तो ब्रशों की जो स्थिति है दोस्तों उसको बोलते हैं GNA, ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस, ज्यामितीय उदासीन अक्ष। क्लियर है? यानी कि ब्रशों की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं GNA। और जब हमें आउटपुट अधिक प्राप्त करनी हो तो हम क्या करते हैं, GNA को रखते हैं MNA पर। ठीक है? तो अब बात कर रहे हैं कि ब्रशों को कहाँ रखते हैं, यानी कि वो GNA को कहाँ रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो GNA को रखते हैं हम दोस्तों किस पे, MNA पे, जिसको बोलते हैं MNA, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष। ठीक है? ये क्या होता है ये भी मैं चुंबकीय चैप्टर में बताऊंगा। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 कि डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। कौन सी क्षति होती है जो लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। तो दोस्तों वो एक ही क्षति है, वो है ताम्र क्षति। लोड घटेगा बढ़ेगा तो लोड धारा घटेगी बढ़ेगी, उस पर कौन सी क्षति निर्भर करती है, ताम्र क्षति, यानी कि कॉपर लॉसेस। ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, कि डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध दोस्तों क्या होता है, बहुत ही कम, यानी कि जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वही क्या होता है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध होता है, जो कि होता है 1 ओम या उससे भी कम, या 1 ओम से मैक्सिमम कितना, 10 ओम, जो कि क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, कि डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य होता है। तो स्टार्टर का कार्य क्या होता है दोस्तों, जो फील्ड में जो धारा जाती है उसको नियंत्रित करना होता है। तो फील्ड सर्किट प्रतिरोध को बढ़ाना, जी नहीं, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, जो कि इसका रियल में कार्य रहता है। क्लियर दोस्तों? स्टार्टिंग धारा को सीमित करना ही इसका क्या कार्य होता है, स्टार्टर का कार्य होता है। अब बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की, किसी विद्युत मोटर में नेम प्लेट पर अंकित शक्ति कौन सी होती है। तो जो नेम प्लेट पर शक्ति अंकित होती है वो दोस्तों जो होती है वो होती है शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, यानी कि जो शाफ्ट जितनी मैक्सिमम शक्ति दे पाएगा आउटपुट में वो ही उसकी नेम प्लेट में लिखी जाती है, जो कि होती है BHP या HP में, HP में होती है। ठीक है दोस्तों? BHP में नहीं होती, सॉरी, HP में होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ने से, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर
में लोड बढ़ने से। तो लोड जब भी बढ़ता है दोस्तों तो क्या होता है, लोड जब भी बढ़ेगा तो लोड धारा बढ़ेगी, लोड धारा जब भी बढ़ेगी तो ईबी बढ़ेगा, ईबी जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, गति घटती है। यानी कि घूर्णन गति बढ़ती है, जी नहीं, घूर्णन गति घटती है, जी सही, यानी कि इसकी घूर्णन गति घटेगी। और ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं एक बार कि घूर्णन गति एवं टॉर्क दोनों बढ़ते हैं, जी नहीं, इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों बी, यानी कि घूर्णन गति सिर्फ घटेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑप्शन 43 नंबर क्वेश्चन की कि मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। टैप्ड फील्ड यानी कि टैपिंग निकाली जाती है, तो वो किस मोटर के लिए निकाली जाती है, वो दोस्तों निकाली जाती है डीसी सीरीज मोटर के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीरीज मोटर के लिए। क्लियर दोस्तों, इन सभी चीज़ों की हम डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो साथ के साथ मैं कुछ चीज़ें आपके दिमाग में एक बार बैठा दूँ, इसलिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ जो कि आपको हर हफ्ते मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की कि इंसुलेशन प्रतिरोध नापा जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए दोस्तों एक होता है थंब रूल, जो कि कहता है कि इंसुलेशन प्रतिरोध जहाँ भी आ गया उसका मतलब होता है 1 मेगा ओम से अधिक का प्रतिरोध। तो इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों क्या कि मेगावाट्स में, जी नहीं, मेगावाट्स में पावर नापी जाती है ना कि प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ प्रतिरोध की बात होती है, तो यहाँ जब भी मेगा ओम आपको दिखाए इस पर आपको क्लिक कर देना। यानी कि जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है दोस्तों उसका मिनिमम मान 1 मेगा ओम होना चाहिए, यानी कि मेगा में उसका मान आना चाहिए। क्लियर दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है, ये DMRC 2017 में आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों। तो ब्रिटानिया जोड़ क्या होता है दोस्तों, ब्रिटानिया जोड़ होता है वो ओवरहेड लाइनों में उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का जोड़ होता है। तो इसका उत्तर दोस्तों रहेगा कौन सा, सिरोपरी, यानी कि ओवरहेड लाइनें। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मेगर में परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा। यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट हो और मेगर से उससे चेक किया जाए, यानी कि मान लो ये एक परिपथ था और उसमें यहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया और परिपथ में यहाँ से यहाँ मेगर लगाकर नापा गया, तो उसमें प्रतिरोध कितना आएगा। तो मेगर आपको सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मेगर हमेशा क्या है, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए काम किया जाता है। और यदि किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट है तो वहाँ हमेशा ही प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों, 0, यानी कि 0 मेगा ओम। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की कि मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन क्लास में बताया हुआ है, सीधा स्टिक क्वेश्चन है इसका। तो इसका जवाब दोस्तों क्या रहेगा, 1 किलो ओम। जब भी मनुष्य का शरीर जल में भीगी हुई अवस्था में होता है तो उसका प्रतिरोध कितना रह जाता है, 1000 ओम या 1 किलो ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। प्लेट अर्थिंग में इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होता है। तो दोस्तों अर्थिंग 2 प्रकार की होती है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। तो प्लेट अर्थिंग में ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार। तो इलेक्ट्रोड उसमें क्या होता है दोस्तों, एक प्लेट होती है जिसका जो न्यूनतम माप होता है वो 60 × 60 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 2 फीट × 2 फीट के आसपास। क्लियर दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की, और इसी के साथ हमारे लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की कि 2 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का आवधिक काल कितना होगा, यानी कि ये पूछ रहा है आवर्तकाल। आवर्तकाल पूछ रहा है दोस्तों। तो आवर्तकाल ज्ञात करने का सूत्र जैसे आपको मैं बता दूं, F बराबर क्या होता है, 1/n। ठीक है दोस्तों, F बराबर 1/n होता है, यानी कि चक्करों में लगा वसन में होता है, सॉरी 1/, क्या होता है, n नहीं, n1 होता है 1/t, और t बराबर दोस्तों होता है 1/f, यानी कि एक चक्कर को मैं लगाने में लिया गया समय तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। और 1 हर्ट्ज के लिए जितने चक्कर लगाने या जितना समय लगेगा वो हो गया उसका आवर्तकाल। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, फ्रीक्वेंसी का आवधिक काल कितना है, यानी कि 2 के HZ का मतलब क्या है, के HZ का मतलब तो होता है दोस्तों हर्ट्ज, और 2 के क्या है, यानी कि 2000,
अब ये बात कर रहे हैं 2000 हर्ट्ज का आवर्तकाल कितना होता है। तो आवर्तकाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/T यानी 1/F यानी कि 1/2000। तो जब भी हम इनको ज्ञात करते हैं दोस्तों और मिली में या मेगा में मान दिया, तो यहाँ मान दिया है सारे मिली में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। तो 1000 से ये कट गया, इसका उत्तर आ गया दोस्तों 0.5। तो ये क्या आ गया, 0.5 मिली सेकेंड। इसका क्या आ जाएगा, आवर्तकाल या आवधिक काल। अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50 की, कि एक साइन वेव ऐसी वोल्टता का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, इसका RMS मान कितना होगा। तो हमने पहले भी ये बात कर चुके हैं दोस्तों कि जब पीक वैल्यू दी हो और आपको RMS मान ज्ञात करना हो, तो आपको RMS के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई 0.707 से। क्लियर है, 0.707 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, कॉल आ गई थी। चलो कोई नहीं, हम बात कर रहे थे दोस्तों RMS मान ज्ञात करने की। तो RMS का मान हमेशा दोस्तों 0 दिया होता है, फिक्स होता है 0.707। इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम समय बर्बाद करें और अपनी मेन टारगेट की ओर ध्यान दें। तो इसलिए आपको सीधा क्या चीज़ों को थोड़ा याद कर लेना है, ताकि आपको 2-3 पेज आपको सॉल्व करने में टाइम ना लगे। ठीक है, तो जब भी RMS मान की बात करते हैं तो दोस्तों RMS मान ज्ञात करने के लिए 0.707 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब भी अधिकतम मान दिया हो तो इसको RMS मान ज्ञात करना हो, तो यहाँ मैं बता देता हूँ 10 × 0.707 जब आप करोगे तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों, सॉरी, इसका मान आएगा आपका, यहाँ ये काट देता हूँ मैं, मान आएगा 7.070। क्लियर है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। तो इसका आ गया सी नंबर ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों इतनी रहेगी, और ये आप एक बार देख लेना वीडियो अच्छे से। उसके बाद आपको मैं ये PDF दूंगा 1-2 दिन बाद में, ताकि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई वो आप अनुमान लगा सको। और 2 दिन के बाद में 5 दिन और बचे, तो उन 5 दिनों में मैं आपके लिए एक नई सीरीज और ले आऊँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, ताकि आपको एक नई चीज़ मिली है इस लॉकडाउन में करने को। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों, पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।